students, I am Jyoti Yadav. Today in this video we will discuss about the natural vegetation and wildlife. We have done first semester syllabus completed. Now today onwards we will start our new SA2 syllabus and chapter number 17 in geography. In this chapter we will discuss about the all natural vegetation which are presented on our earth and the wildlife which is are presented on India and the other part of world, and what is the reason for variation of vegetation and wildlife according to the place, according to the temperature. So in this video we will discuss all these things. Firstly we will discuss about that what is natural vegetation. Natural means द नेचर, जो हमारी नेचर जो प्रकृति है उसके द्वारा अपने आप ही जो ग्रो करती हैं उस वेजिटेशन को, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन. मीन्स द टर्म नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली और सेमी नेचुरल, कि वो पेड़ पौधे जो अपने आप से ही ग्रो करते हैं. मीन्स वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर हाइट, फॉर देयर ग्रीननेस. मतलब हम कोई भी उसमें अपना कोई रोल प्ले नहीं करते उनको बढ़ाने में, ना कोई सीड्स यूज़ करते, ना कोई पानी देने का काम करते, ना कोई खाद वगैरह. मतलब अपने आप ही वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उगते हैं और बढ़ते जाते हैं. ठीक है. दे ऑल आर कॉल्ड द नेचुरली वेजिटेशन. मतलब हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं होता. ह्यूमन का केवल इतना ही रोल है कि वी आर कटिंग दैम रेकलेसली. ठीक है, इतना ही है. उनको काटने में तो हमारा रोल बहुत बड़ा है, लेकिन उनको बढ़ाने में, उनको ग्रो करने में, उनकी ग्रोथ के लिए, उसका देख रेख के लिए हमारा कोई रोल नहीं होता. दे ऑल आर कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन. Plants use photosynthesis to make food. This is a process by which the plants are making their food with the help of the carbon dioxide gas, and this carbon dioxide gas which we are releasing through our breathing system. ठीक है, कि ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं. यू नो वेरी वेल, एंड दिस इज़ द टॉपिक ऑफ साइंस ऑल्सो. So you know very well that this is the process of making a food by the plants. इसमें क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो सनलाइट है उसके द्वारा एक प्रोसेस पूरा होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण. और इस प्रोसेस के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद पेड़ पौधे क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन. और वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम अपने ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो इसीलिए तो कहा जाता है कि प्लांट्स और जो ह्यूमन बीइंग है आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंड हैं. ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जब तक हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे. तो इसलिए आपस में दोनों ही क्या हिस्से इंटरडिपेंड हैं. This makes them the only living species that can produce food through solar energy. और इसी की वजह से इन प्लांट्स को ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है जो सोलर एनर्जी के द्वारा क्या करता है, अपना फूड तैयार करता है. बाकी कोई भी जो लिविंग थिंग है वो ऐसा काम नहीं करते. चाहे आप चाहे आप एनिमल्स को ले लीजिए. एनिमल्स में भी खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए कोई सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती. मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारे ऊपर भी, हम अगर अपना खाना बनाते हैं, खाते कैसे भी करके, हमें भी सोलर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो इसलिए प्लांट्स ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट के द्वारा एनर्जी रिलीज करता है और अपना खाना बनाते हैं. Therefore, all other living organisms depend on plants for their survival, and due to this reason, the all living other organisms like animals and the human being are totally depend on the plants for their survival. Depending on the soil, height and temperature, plants grow differently all around the world, but there is a lot of diversity in the natural vegetation ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी आपको नेचुरल वेजिटेशंस. सम प्लेसेस आर हैविंग लेस वेजिटेशन, बट सम रीजन्स आर हैविंग वेरी डेंस वेजिटेशन, एंड सो मैनी रीजन्स आर देयर कि कुछ एरियाज में तो आपको बहुत ज़्यादा गहरे पेड़ पौधे सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ में
बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी बहुत ही कम मिलेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द सोइल, height of the place and the temperature and the rainfall. So many physical factors are responsible for the growth of the plants and the animals also. ठीक है कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो ग्रोथ है वो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे टर्न बाय टर्न। जैसे आपका सोइल है कि कहीं की लैंड अगर अच्छी है, फर्टाइल है, तो जैसे क्रॉप्स के लिए ऐसी है, ऐसे यहाँ पर सोइल का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि सोइल अगर अच्छी है कि ऊबड़ खाबड़ नहीं है, इक्वल है। दूसरा हाइट कि ज़्यादा हाइट पर अगर है तो हैवी रेनफॉल होगी, जैसे हिली एरिया जाए तो वहाँ पर क्या है वेजिटेशन ज़्यादा मिलेगी, डेंस मिलेगी। टेम्परेचर अगर टेम्परेचर मॉडरेट है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या है नेचुरल वेजिटेशन अच्छी मिलेगी। अगर कम है तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और डेजर्ट एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारी नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। यू नो वेरी वेल दैट ऑल पर्सन्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। चाहे हमारा ह्यूमन बीइंग का ले लीजिए कि उन एरियाज़ में हम ज़्यादा रहेंगे, उन एरियाज़ में हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जिनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं हर तरह से हमारे लिए सूटेबल होती है। चाहे वो सोइल अच्छी हो, हाइट भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए। तो ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं जैसे कि हमारे लिए हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो 3 रूप में हमारी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट इज द फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड एंड थर्ड वन इज द शर्ब्स। तीनों के बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। फर्स्टली जो चैप्टर था हमारा नेचुरल वेजिटेशन तो हमने समझ लिया, इसके टाइप्स हैं, इसकी कैटेगरीज हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या होता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ होते क्या है? यू नो वेरी वेल द ऑल वाइल्ड एनिमल्स एंड द प्लांट्स, जहाँ पर एक कॉम्बिनेशन के साथ जब रहते हैं दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ। बिकॉज द वाइल्ड लाइफ इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचुरल वेजिटेशन। तो दोनों ही साथ रहेंगे, वाइल्ड लाइफ वहीं पर रहेगी जहाँ पर क्या होगी नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग टुगेदर इन ए गिवन एरिया। की एक पर्टिकुलर एरिया आपको दे दिया जाए, वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट दोनों ही रहते हों, दैट इज कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ। सिंगल एनिमल्स को नहीं, इसमें प्लांट्स को भी हम काउंट करते हैं। दैट द लैंड एंड वाटर आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ दिस लिविंग सर्किल। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? पानी और लैंड दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, इसमें लैंड चाहे कैसे भी हो, फर्टाइल हो अनफर्टाइल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लैंड वहाँ पर अवेलेबल हो और वाटर। ठीक है, बिकॉज दे आर द लिविंग पर्सन्स एंड द लिविंग बींग्स आर रिक्वायर्ड द वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। द टाइप ऑफ एनिमल्स लार्जली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्लांट्स अवेलेबल। अब एनिमल्स भी किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, कि जिस तरह के प्लांट्स जिस एरिया में मिलेंगे उसको खाने वाले एनिमल्स ही वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि एनिमल्स तो वहीं पर जाएंगे जहाँ उनको खाना मिलेगा। ठीक है, तो एनिमल्स की क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए डियर है, वो क्या खाता है आपको पता है? घास ज़्यादा खाता है, तो उन एरियाज़ में मिलेगा जहाँ पर बहुत सारी घास, अच्छी हरी घास वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में कम मिलेगी क्योंकि वहाँ पर क्या है फॉरेस्ट ज़्यादा, और नीचे जो थोड़े बहुत अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो कम होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर नहीं, जो ग्रास लैंड्स हैं वहाँ पर ज़्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे अगर हमारा अपना खाना है, हम मान लीजिए गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, तो हम उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं जहाँ पर गेहूँ का ज़्यादा एरिया कवर्ड है, किसके द्वारा? प्लांटेशन की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ है वो बोया जाएगा। तो इसी तरह से जैसा खाना जैसा खाना खाता है वो उसी एरिया में ही रहेगा। तो ऐसे ही एनिमल्स के ऊपर होता है। द एनिमल वर्ल्ड इज़ नोन एज फ्योना, और ये जो पूरे एनिमल्स का एक संसार से जो बना हुआ है उसको कहते हैं फ्योना। और जो वाइल्ड लाइफ का है वो तो हो गया फ्योना, और जो प्लांट्स का होगा वो हो गया फ्लोरा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को हम फ्लोरा एंड फ्योना भी कह सकते हैं। The fauna is largely dependent on the natural vegetation growing around it। और ये जो फ्योना है, ये जो एनिमल्स है वो किस पर डिपेंड करते हैं? नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर, कि जिस तरह की नेचुरल वेजिटेशन उस एरिया में है उसको खाने वाले एनिमल्स ही वहाँ पर अवेलेबल होंगे।
As different elements determine the natural vegetation of an area, similarly the type of natural vegetation determine extent of animals living in it. कि जिस तरह से नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर, तो उसी तरह से जो हमारे एनिमल्स हैं उसकी भी जो ग्रोथ है उसका भी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड किस पे करती है, इन्हीं नेचुरल फीचर्स के ऊपर, इन्हीं फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, अब आता है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन इज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ फ्लोरा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंडिंग ऑन अदर नेचुरल फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हाइट एंड टाइप ऑफ सॉइल ऑफ द लैंड एंड टेम्परेचर ऑफ द एरिया। कि नेचुरल वेजिटेशन वही होते हैं कि जो नेचुरल ग्रोथ होती है फ्लोरा की, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो नेचुरली ग्रोथ होती है इन प्लांट्स की, और वो किसके ऊपर होती हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि वहाँ पर पानी कितना है, हाइट कितनी है, और सोइल कैसी है, टेम्परेचर कैसा। इन सभी चार फैक्टर्स को देखते हुए जिस तरह के नेचुरली प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं, दैट इज़ द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। बट सिंस इवोल्यूशन द नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मीन्स द नेचुरल वेजिटेशन इज recklessly cutting by the people for fulfill their needs because the population is increasing day by day and this creates the shortage of some resources like land। और इससे बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से क्या बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास कम हो गए हैं, जैसे कि लैंड। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको रहने के लिए घर भी चाहिए, रोज़गार के लिए इंडस्ट्रीज भी चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल्स भी चाहिए, ठीक है, घर भी चाहिए। तो इस तरह से क्या है, इस ज़मीन को क्या किया गया, धीरे धीरे काट कर साफ किया जाने लगा और उसकी जगह पर इंडस्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें बनाई जाने लगी। तो इस वजह से क्या है कि जो नेचुरल वेजिटेशन का जो रेशियो है वो कम हो गया। The plants need components like sunlight, water, air and nutrients from the soil to grow। और soil मतलब सोइल अगर नहीं होगी तो हिल्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर हम पौधों को नहीं उगा सकते, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स इन पेड़ पौधों को चाहिए, क्योंकि हम कोई फर्टिलाइजर तो यूज कर ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो हमने क्लियर बता दिया कि नेचुरल वेजिटेशन में ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता। तो जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कहाँ से लेंगे, ये सोइल से। इसलिए मिट्टी होना यहाँ पर ज़रूरी है, वाटर, सनलाइट और एयर, ये सारी चीज़ें, और ये नेचुरल रिसोर्सेज है इसलिए हर जगह अवेलेबल भी हो जाते हैं। द वेरिएशन इन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ दीज कंपोनेंट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है, नेचुरली ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े, ये जो फैक्टर हमने पढ़े, फिजिकल फैक्टर, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इन नेचुरल रिसोर्सेज की क्या है, क्वांटिटी अलग अलग है हर जगह पर। कहीं पर एयर आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, कहीं पर कम है, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा, कहीं पर बिल्कुल ही कम है, कहीं पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है। कि जैसे ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए भी क्या है, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज नहीं चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, मॉडरेट चाहिए। तो जिस तरह का इन्वायरमेंट हमें चाहिए वैसा ही इनको भी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन है वो पाई जाती है। जैसे क्रॉप्स भी हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की सोइल है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पर फसलें बोई जाती है। तो ऐसे ही इन नेचुरल वेजिटेशन के लिए भी क्या है, अलग अलग एरिया में जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस है वैसे ही यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है वो अवेलेबल है। अब पढ़ते हैं हम इनकी कैटेगरीज। लेट अस नाउ रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हमने पढ़ लिया, 3 होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और शब्स। तो अब उनका इंडिविजुअली पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर ग्रुप्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग क्लोज टू ईच अदर, मतलब जब पेड़ पौधे बहुत ही नज़दीक आपस में ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं, दैट आर द फॉरेस्ट। ठीक है, आपने देखे होंगे कहीं पर हिली एरियाज में या कहीं देखने का मौका मिले तो देखना कि फॉरेस्ट वो होते हैं जो बहुत ही नज़दीक जब उगते हैं, ठीक है। और उनके नज़दीक होने का रीज़न यही होता है कि दे आर फाउंड इन द हैवी रेनफॉल एरियाज, ठीक है। जहाँ हैवी रेनफॉल होती रहती है, बहते रहते हैं, जैसे बारिश होती रहती है, तो अपने आप ही नेचुरली ग्रो हो जाता है। तो इस वजह से
डिपेंडिंग ऑन द क्लोजनेस ऑफ द ट्रीज फॉरेस्ट कैन बी डेंस और ओपन। और इसी के वजह से क्या ये बहुत ही ज़्यादा गहरे होते चले जाते हैं और ऊपर जाकर, जैसे नीचे से बहुत गहरे हैं लेकिन जैसे जैसे ऊपर पत्तियाँ टहनियाँ आती रहती हैं तो वो धीरे धीरे खुलते हुए भी चले जाते हैं। In the dense forest, the nopies of the tall trees touch each other, allowing minimum light to pass. और ऊपर जाकर उनकी जो टहनियाँ हैं आपस में बिल्कुल क्या करते हैं, उनके मिल जाते हैं, मतलब एक छत सी बन जाती है एक तरह से। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब हवा बहुत तेज़ से चलती है तो आपस में पेड़ झुक जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ तो 1 2 4 पेड़ होंगे आप देखना कभी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो आपस में क्या करते हैं, एक मिल जाते हैं और एक छत सी लगती है और उसमें से बिल्कुल भी लाइट है, वो सनलाइट है, वो पास नहीं हो पाती। इसका मतलब है उन जंगलों के अंदर क्या रहता है, हमेशा अंधेरा रहता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ओपन फॉरेस्ट हैव ट्रीज ग्रोइंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड द सन रेज रीच द ग्राउंड इजिली। लेकिन जो खुले हैं थोड़ा सा, जैसे थोड़ा बहुत, जैसे 200 से ऊपर, 200 सेंटीमीटर से ऊपर के जो रेनफॉल है वहाँ पर तो डेंस मिलेंगे, लेकिन 150 या 70 से 200 के आसपास जो रेनफॉल का रेशियो है वहाँ पर थोड़े से पेड़ पौधे गैप से मिलेंगे, तो वहाँ पर तो क्या है, सनलाइट उनके अंदर आसानी से आ सकती है। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन अराउंड द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरी। और इसी के अकॉर्डिंग, इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही इन फॉरेस्ट को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल नाम से क्लियर है, इट मीन्स दीज आर फाउंडेड नियर द ट्रॉपिकल रीजन्स वेदर इट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, चाहे वो नॉर्दर्न में हो चाहे फिर वो साउदर्न में हो। 23.5 डिग्री का जो एरिया है ट्रॉपिकल का, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड नियर इक्वेटर, और ये इक्वेटर के नज़दीक होते हैं क्योंकि 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है और 0 से 23 के पास क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहाँ पर इक्वेटर नज़दीक है। एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, कांगो बेसिन इन अफ्रीका एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर होम टू दीज फॉरेस्ट। और जिन कंट्रीज़ के लोकेशंस यहाँ पर है नियर द इक्वेटर, उन्हीं कंट्रीज़ में ये पाए जाते हैं। दे विटनेस हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और ये हमेशा क्या रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, बिकॉज द रेनफॉल इज कमिंग थ्रू आउट द ईयर एंड दे आर नॉट शेडिंग देयर लीव्स इन एनी पर्टिकुलर रीजन। किसी भी रीजन में वो किसी भी सीजन में वो अपने पत्ते नहीं गिराते, क्योंकि उनको पानी मिलता है। पत्ते जब गिरते हैं जब पानी की कमी हो जाती है और पेड़ सूखने लगता है, लेकिन वहाँ पर तो पानी की कमी होती नहीं क्योंकि पूरे साल भर बारिश होती रहती है, और इसकी वजह से क्या है, वो कभी अपने पत्ते नहीं गिराते और हमेशा क्या रहते हैं, ग्रीन, और इसीलिए उनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। दे आर डेंस एंड थिक एंड द ट्रीज ग्रोज क्लोज टू ईच अदर, और ट्रीज कैसे होंगे, आपस में बिल्कुल नज़दीक होते हैं। लाइक ट्रू फॉरेस्ट द नोपीज ऑफ ट्रीज ज्वाइन टुगेदर ब्लॉकिंग द सनलाइट टू पेंट्रेट इन द फॉरेस्ट, और इसकी वजह से क्या है, सनलाइट उनके बीच में से नीचे आ नहीं सकती। द टेम्परेचर इज हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट और ह्यूमिड क्यों रहेगा, हॉट तो इसलिए क्योंकि नियर द इक्वेटर, और ह्यूमिड इसलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर है, तो उस भूमध्य सागर से उठने वाली जो हवाएं है उसके अंदर क्या रहेगा, मॉइस्चर रहता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी वाला एरिया वहाँ पर रहता है कि गर्मी भी है और हवा के अंदर क्या है, मॉइस्चर भी रहता है, क्योंकि हवाएं कहाँ से चलती हैं, उस भूमध्य सागर की वजह से। एंड थिक वेजिटेशन ग्रोज थ्रू आउट द फॉरेस्ट, द ट्रीज हैव ब्रॉड एंड ग्रीन लीव्स, पत्ते चौड़े होते हैं और कैसे होंगे, हरे, एंड देयर इज नो लीव शेडिंग एवर, और कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराते। इसमें कौन कौन से हैं, देखो, हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोन। हार्डवुड, इनकी लकड़ी कैसी होती है, हार्ड है, ठीक है, तो ये फर्नीचर वगैरह में इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन इनको किस लिए साफ किया जाता है, केवल बिल्डिंग पर्पज़ के लिए बनाने के लिए। एबोनी एंड मोहोगनी और सम कॉमन कैटेगरीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ब्राज़ील के अंदर क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स क्या होती हैं, सांस लेने का काम करती हैं, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये उल्टा काम कर रही है। यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है वो उल्टा करते हैं। जनरली क्या होता है कि
ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन का काम कौन करता है, हमारी लंग्स ही करती हैं, तो इसीलिए इनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक टाइप पढ़ा फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि कैसे लकड़ी हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, कैसे इसके पत्ते होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका अगला पार्ट। इसमें अगर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।